कलेक्टर की भी परीक्षा में ये सबको पूछा जाता है कि भारत देश के आजादी होने के पहले इस देश में कुल कितना राज्य था। ठीक है ना, हमारा तिवारी जी भी सुन रहे हैं, सीआईडी वाले। ठीक है, कितना राज्य था? 542। और पाकिस्तान जब हमारे साथ था तो 565 था। कितना था? 565 था। जब भारत अलग हुआ पाकिस्तान से तो इस देश में 542 राज्य था। और वर्तमान में कितना राज्य है? अभी कितना है? अभी 28 राज्य है। कितना राज्य है? 28 राज्य है। ये जानना सबसे जरूरी है। जब तक हमको यही ज्ञान नहीं रहेगा तो हम लोग क्या बता पाएंगे, है ना? तो इस देश में एक बैठक हुआ तो 542 में हम लोगों का कितना राज्य था? कितना राज्य था? नहीं पता, है ना? हम लोगों का कितना राज्य था? 258। कितना राज्य था हम लोगों का? 258 राज्य था। और 258 राज्य को हम लोगों ने क्या किया? भारत में विलय कर दिया। जब भारत में विलय कर दिए तब भारत देश आजाद हुआ। यानी हम लोगों ने अपनी राजपाट इस देश में खो दिया, उसमें मिला दिया, तब देश आजाद हुआ। तो सबसे बड़ी कुर्बानी गोंडवाना समाज के लोगों ने दिया। किन लोगों ने दिया? गोंडवाना समाज के। लेकिन कोई कांग्रेसी आ जाएगा तो कहेगा नेहरू जी ने, गांधी जी ने, और बता देंगे दुनिया भर का नाम। ठीक है, लेकिन आपके किसी महापुरुषों का नाम नहीं बताया जाएगा। बताया जाता है क्या? नहीं बताया जाता। नहीं बताया जाता है। इसीलिए किसी शिक्षार्थी ने अपने इतिहास में लिखा, क्या लिखा? कि नालायक बेटे के बाप को दुनिया में कहीं सम्मान नहीं मिल सकता। मिल सकता है क्या? नहीं मिल सकता। उसके पिताजी को बोलेंगे कि उसका बेटा बहुत नालायक है, वो उसका बाप है। जब आते रहेंगे तो किसी का बेटा बहुत नालायक रहेगा तो उसके बाप को क्या कहेंगे? अरे वो अमुक का बेटा अमुक का है, उसका जो लड़का है बहुत नालायक है, इसलिए इसके बाप को कोई सम्मान नहीं कर रहा है। इसलिए आपके जितने बेटे चुनाव जीता करके आप लोगों ने भेजा वो सब के सब नालायक थे। इसलिए आपके समाज का सम्मान इस देश में नहीं हो सका। इसलिए दादा मरकाम ने गोंडवाना आंदोलन चलाया। क्या आंदोलन चलाया? गोंडवाना आंदोलन चलाया, जिस पर इसको कहा गया गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन। इसीलिए दादा को गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक कहा जाता है। उसमें सामाजिक, धार्मिक, राजनीतिक, शैक्षणिक और आर्थिक आंदोलन। दादा ने बैंक चलाने का काम किया ना। कितने लोग सुने हो दादा से कि दादा हीरा सिंह मरकाम और एक मुट्ठी चावल से महाकल्याण। उसमें अभी तक के 6 साल में छत्तीसगढ़ के 2 ब्लॉक में डोंगरगढ़ और खैरागढ़ में कितना पैसा जमा हो गया है? कितना हो गया होगा 2 ब्लॉक में? जैसा कुसमी है और सीधी मान लेते हैं। ठीक है ना? आप लोगों के पास तो 1 रुपया नहीं है। यहाँ भी गोंडवाना आंदोलन चल रहा है कि नहीं? लेकिन छत्तीसगढ़ का 2 ब्लॉक में 11 करोड़ 11 लाख रुपए जमा है। कितना? 11 करोड़ 11 लाख। कौन लोग जमा किए? ऐसे मात्र शक्ति लोग, छोटे छोटे बच्चे लोग के गौरव कलश जलाएंगे और गोंडवाना में समृद्धि लाएंगे। ये आंदोलन के साथ आप भी कर सकते हैं, आप भी करोड़पति हो सकते हैं। लेकिन दादा की बात को इस पर ध्यान दे करके सुबह और शाम जो चावल आटा जो भी आप निकालते हो खाने में, उसमें से बड़ा देव के नाम से 1 मुट्ठा निकाल करके कलश में जमा करने का काम करने हुए
तो निश्चित तौर पर यहाँ हम लोग 5 कलश जलाए हैं ना, ठाकुर चैन सिंह के समाधि स्थल पे हम लोग 5 कलश जलाए हैं। उतना ही बड़ा बड़ा कलश अपने घर में जहाँ खाना बनाते हो वहीं पर रखना है, और जो खाना के लिए सुबह और शाम निकालते हो, जिसके यहाँ किसी के बड़ा परिवार है तो 3 किलो निकल गया, किसी के यहाँ 2 किलो, किसी के यहाँ 1 किलो, 2.5 किलो, 4 किलो, 5 किलो, जितना बड़ा परिवार है उसमें से एक ही मुट्ठा निकालना, ठीक है। इस तरह ये दादा का आंदोलन है साथियों। इसलिए दादा को क्या कहा गया? गोंडवाना समग्र क्रांति आंदोलन के महानायक दादा हीरा सिंह मरकाम। और ये आंदोलन चला, हमने कहा कि नालायक बेटे के बाप को कहीं दुनिया में सम्मान नहीं मिल सकता। जितने लोगों को आप लोगों ने मेरे रिश्तेदार है, मेरा समधी है, मैंने लड़की दे दिया है या लड़की ले आया है, ऐसे करके अब वोट डालने का काम किए, कोई कांग्रेस में, कोई भारतीय जनता पार्टी में, तो ये सब लोग क्या हैं? ये लोग नालायक लोग। क्या लोग हैं? नालायक लोग हैं। क्योंकि ये कभी भोपाल के असेंबली में, विधानसभा में आपकी बात नहीं उठाए, और यहाँ से सांसद भी चुनाव जिता करके आप लोगों ने भेजा, कोई टेकाम को, नेताम को, मरकाम को, लेकिन वो भी जा करके यहाँ तक के राष्ट्रीय आयोग का अध्यक्ष भी बन गया जनजाति का, लेकिन इस सीधी जिला के समस्या के लिए कभी बात दिल्ली में नहीं किए। इसीलिए हम कहते हैं, क्या कहते हैं? कि सब लोग नालायक लोग हैं, तो लायक लोगों को अब भेजना पड़ेगा। तो लायक कौन होगा? ये पंडाल में बैठने वाले लोग जो गोंडवाना आंदोलन में चल रहे हैं, इसमें से लायक बेटा को हमको भेजने की जरूरत है साथियों। तो हम कहां पर पहुंचे थे कि 542, उसमें से हम लोगों का कितना राज बताया ना भाई मैं, 258, याद रखना, ठीक है ना। हम लोगों का कितना राज? मेरे पास सबका लिस्ट है, मेरे पास सबका लिस्ट है। जब मैं यूपीएससी परीक्षा दे रहा था और उसके बाद 95 में मैं डिप्टी कलेक्टर का परीक्षा दिया तो उसमें निकाल लिया। ये तो दादा के चक्कर में इधर फंस गया मैं, जंगल जंगल झाड़ी झाड़ी है, ये समाज को बताने के चक्कर नहीं में तो मैं बढ़िया है कि नहीं। क्या पीली वाले बत्ती में रहता तो 4 नौकर चाकर रहते, बंगला रहता, सिस्टम दूसरा रहता, है कि नहीं। उस सिस्टम में था, उसको छोड़ करके मैं, क्योंकि हमको जब दादाजी ने पूछा कि बेटा नौकर बनना चाहते हो कि मालिक, अब उसी समय तो हम ये परीक्षा दे दिए थे और उसमें भी पास हो गए, और बड़ा धर्म संकट में फंस गए। भाई इतना पढ़ा लिखा है आदमी, डबल MA, तो ये नौकर बनेगा तब भी गड़बड़ बात है। इधर दादा ने कहा कि मालिक बनोगे कि नौकर, इसमें हम फंस गए। हमको 4 दिन का समय दिया गया। हम दादा के बाद 4 दिन के बाद पहुंचे। हम लोग बहुत सारे लोग एक साथ पढ़ते थे, छात्रावास में रहते थे, पोस्ट मैट्रिक छात्रावास, बिलासपुर PMT छात्रावास में। तो हम लोग 8-10 लोग दादा के पास पहुंच गए। तो हम कहे भाई इतने लोग नौकर नहीं बनना चाहते हैं, ये लोग मालिक बनना चाहते हैं, क्या करना पड़ेगा? दादा कहे मेरे साथ चलना पड़ेगा, जंगल में जाना पड़ेगा, अपने समाज के बीच जाना पड़ेगा और उनको मालिक बनाना पड़ेगा, तब आप मालिक बनोगे, ठीक है। तब हम आ गए, क्योंकि हम यहीं पैदा हुए हैं। तो ये लोग जो गरीब के दलदल में जा रहा है, तो इनको मालिक पहले बनाने का काम करो, तब इनके पीछे पीछे हम लोग भी मालिक रहेंगे, राजा रहेंगे, है कि नहीं। तो इस सिस्टम में हम इधर आ गए साथियों। तो इस देश में जो आजादी की बात लोगों ने कहा और जो इतिहास कह रही है, तब इस देश में आजादी के पहले, आजाद कब हुआ देश? 15 अगस्त 1947 को। लेकिन दिल्ली में एक बैठक हुआ, किनका? ये राजाओं का। मान लो सब आप लोग राजा हैं, इनका बैठक अब दिल्ली में हो रहा है, समझो निगरी को दिल्ली समझ लो उदाहरण के लिए। इस तरह बैठक हो रहा था
कब हो रहा था? 25 जुलाई 1947 को। कब हो रहा था? 25 जुलाई 1947 को। किसके अध्यक्षता में? लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में। मैं गप नहीं मार रहा हूं, मैं एकदम इतिहास का एकदम राइट बता रहा हूं, ठीक है? कि 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन कौन था? इस भारत का अंतिम शासक था, ब्रिटिश हुकूमत का वायसराय था, यहाँ गवर्नर जनरल था पूरा भारत का। उसको फांसी देने का पावर था, किसी को भी फांसी में लटकवा देता था। समझ रहे ना? यानी राष्ट्रपति से ज्यादा पावर इस देश के जो आज के प्रधानमंत्री है, इनसे ज्यादा पावर में वो लोग थे। वो लॉर्ड माउंटबेटन के अध्यक्षता में 25 जुलाई 1947 को कहाँ बैठक हुआ? रामलीला मैदान में, दिल्ली का। कहाँ? रामलीला मैदान में। मैं अभी स्थान भी बता रहा हूँ, कोई गप नहीं मार रहा हूँ, ठीक है? तब उस बैठक का नाम था चेम्बर्स ऑफ प्रिंसेस। उस बैठक का नाम था, यानी इस देश के मूल निवासी राजाओं का बैठक बुलाया था। और उस बैठक में देश के कुछ नेता, जो लोग देश का नेतृत्व करते थे, इनको भी आमंत्रित किया गया था, जैसे पंडित जवाहरलाल नेहरू, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। ये सब नेता लोग उस बैठक में बैठे हुए थे। तो इस बैठक में क्या हुआ मालूम है? उस बैठक में लॉर्ड माउंटबेटन ने प्रस्ताव रखा कि भाई हमारी ब्रिटिश हुकूमत का ये आदेश है कि हम इन लोगों का राजपाट वापस दे करके जाना चाहते हैं, क्योंकि उसके पहले इस देश में जो लॉर्ड बबेल, वो भी गवर्नर जनरल था, जब वो यहाँ से चला गया तो उसने अपने रिपोर्ट में लिखा था कि देश अगर आजाद होती है हिंदुस्तान, तो उसको कितना भागों में बांटा जाना चाहिए? तो उसने अपने रिपोर्ट में लिखा था 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। कितने भागों में? 3 भागों में बांटा जाना चाहिए। तो कौन कौन से? तो पहला उसने लिखा था कि अलग मुस्लिम राष्ट्र बनाना पड़ेगा, तो पाकिस्तान अलग करना पड़ेगा। और दूसरा, मूल निवासियों के लिए अलग गोंडवाना बनाना पड़ेगा। और तीसरा, भारत होगी। इस तरह उसने लॉर्ड बबेल ने अपने रिपोर्ट में लिखा था। उसी के तहत 25 जुलाई 1947 को लॉर्ड माउंटबेटन ने सब राजाओं का बैठक दिल्ली में बुलवाया। लेकिन जब दिल्ली में बारी आई, मोहम्मद जिन्ना से पूछा गया कि आप इसी देश में रहना चाहते हैं कि अलग राष्ट्र बनाना चाहते हैं? तो पूरा मुस्लिम जो राजा रहे पाकिस्तान एरिया के, वो सब राजा खड़े हो गए कि हमको अलग राष्ट्र चाहिए, हम भारत के साथ नहीं रहना चाहते। तो उनका प्रस्ताव लिख लिया गया। क्या किया गया? लिखा गया और लंदन भेजा गया। कहाँ भेजा गया? लंदन भेजते थे भाई, वहां तुरंत उसका थोड़े डिसीजन हो जाता था। उनका बॉस तो लंदन में बैठते थे। उस प्रस्ताव को लंदन भेजा गया। तब हमारी भी बारी आई। हमारे कम से कम 542 में से कितने लोग गए थे जानते हो? पूरा 542 राजा लोग गए थे, लेकिन हमारे उसमें से आधा से ज्यादा लोग थे, 258 लोग थे। तो इन लोग ने भी कहा भैया हमारा राजपाट हमको चाहिए। अब ये लोग तो अपने आशा और विश्वास के साथ गए थे कि मेरे को अलग राज मिल जाएगा, मेरे को अलग मिल जाएगा, है ना? अब लॉर्ड माउंटबेटन ने कहा भाई इनको भी इनका राजपाट दे दिया जाए, अलग गोंडवाना बना दिया जाए। तब कौन खड़ा हो गया जानते हैं? उस समय पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी खड़े हो गए। बोले भैया अभी इनको राज देने की जरूरत नहीं है। देखिए अभी तक आप क्या समझते थे कांग्रेस को
यही हमारे माई बाप हैं, ऐसे समझते रहे ना। या सुनते जाना कैसे तुम्हारे साथ लोगों ने गद्दारी किया, छलावा किया। तो पंडित जवाहरलाल नेहरू और महात्मा गांधी खड़े हो गए बीच में, और वहां से फटाक से आ गए मंच के किनारे, कहे भैया अभी रोक। किसको कहे? लॉर्ड माउंटबेटन को, कि अभी इनको राज देने की घोषणा करने की जरूरत नहीं है। तो कारण पूछा गया उनसे, तो वो लोग कारण फटाक से बता दिए। क्या कारण बताए? कि भाई ये जो है राजा लोग, ये सब लोग अनपढ़ हो गए हैं, गंवार हो गए हैं, अशिक्षित हो गए हैं। कैसे? तो बोले आपका राज था यहाँ, 200 साल आपने राज किया, इसलिए ये लोग तो जंगल में चले गए थे छोड़ के, इसलिए ये समाज क्या हो गया? अशिक्षित हो गया है, अनपढ़ हो गया है। तो इनको राज देने की जरूरत नहीं है, इनको राज देने के पहले पढ़ाना लिखाना पड़ेगा, नहीं मैं इनका राज दूसरा आदमी चढ़ाई करके लूट लेगा। तो लोगों को भी लगा भाई नहीं 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 ठीक बोल रहे हैं, प्रस्ताव तो बढ़िया है, प्रस्ताव ठीक है, लेकिन गड़बड़ी सोच में था, विचार में था, नियत में खोट था। किसका? कांग्रेसियों का। किनका? कांग्रेसियों का नियत में खोट था साथियों। और इस तरह तब लॉर्ड माउंटबेटन ने पूछा कि इनको पढ़ाने लिखाने में कितना दिन लगेगा ये राजा लोगों को? तो उसने कहा 10 साल। कितना? 10 साल। इसलिए 10 साल में आपको क्या मिला है जानते हो? हर 10 साल में पार्लियामेंट में एक प्रस्ताव लाया जाता है कि इनको आरक्षण बढ़ा दिया जाना चाहिए। ये 10 साल आपको, अभी तक आप शिक्षित नहीं हुए हो पूर्ण तरीका से। भाई बताओ ना, इसमें कितने लोग पढ़े हो यार? हाथ उठाओ तो बताओ। 20-25 लोग हाथ उठाए, है ना? तो वो उस समय क्या स्थिति था? आज तक के भारत के सर्वे रिपोर्ट के हिसाब से, यानी गांव के लोग 15%, 100 में कितने लोग? 15 लोग कॉलेज तक पहुंचे, वो भी अधूरा। कोई फर्स्ट ईयर ले छोड़ दिया, कोई सेकेंड ईयर में जाकर के लुढ़क गया, है ना? और जिसमें से 60% लोग भी बेरोजगार हैं, है कि नहीं? इसीलिए आपके साथ ऐसा हुआ साथियों, ठीक है ना? अब देश में हमारा राज्य कब विलय हुआ? 14 अगस्त 1947 को, और 14 अगस्त 1947 को ही पाकिस्तान अलग हो गया। क्या हुआ? पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 को अलग राष्ट्र बन गया। उसके बाद अलग हो, स्वतंत्र हो गया, स्वतंत्र राष्ट्र घोषित हो गया, ठीक है? उसके बाद भारत 15 अगस्त यानी एक दिन बाद भारत आजाद हुआ और भारत अलग राष्ट्र हो गया। तो 14 अगस्त को हम लोगों का राजपाट इस देश में मिलाया गया, और 15 अगस्त को फिर ब्रिटिश हुकूमत ने अपने वो राजपाट से अपना शासन समेट लिया, वापस ले लिया, और भारत देश 15 अगस्त 1947 को आजाद हो गया साथियों। लेकिन अब आपको पढ़ाने लिखाने की भी बारी आएगा ना, तो कहा गया, कौन लोग कहे? जवाहरलाल नेहरू जी, महात्मा गांधी, सरदार वल्लभ भाई पटेल लोग, ये लोग फिर बैठक किए, क्योंकि ये सब लोग कांग्रेसी लोग थे, ठीक है ना? देश में फिर से बैठक किए, और बैठक करने के बाद फिर निर्णय लिए, और उस निर्णय में क्या लिए कि कहा गया भाई कि अब इतना राजा लोगों को पढ़ाना है, इनके परिवार को भी पढ़ाना है, तो पढ़ाने लिखाने के लिए भैया कमेटी बनाना पड़ेगा, सरकार बनाना पड़ेगा। अब सरकार कैसे बनेगी? तो सरकार बनाने के लिए चुनाव कराना पड़ेगा। तो चुनाव इतना जल्दी एक दिन में कैसे हो जाएगा? अभी तो वोटर लिस्ट भी नहीं बना है, वोट कौन डालेगा? तो वोट डालने का व्यवस्था को कहा गया कि एक प्रदेश से एक आदमी वोट डालेगा। कौन डालेगा? एक प्रदेश से एक आदमी, यानी एक आदमी को प्रतिनिधित्व दिया गया
तो उस समय 542 राज्य को तोड़ करके 14 अगस्त 1947 को कुल कितना राज्य बनाया गया था पता है? कितना राज्य बनाया गया था? कुल 14 राज्य बनाया गया। कितना राज्य? कुल 14 राज्य बनाया गया। और उन 14 लोगों को अलग अलग राज्य से वोट डालने की व्यवस्था दिया गया। वो 14 राज्य कौन कौन से हैं मालूम है? कितने लोग जानते हो? आप कौन से राज्य में थे? आप लोगों को पता है? नहीं, गलत बता रहे हैं। पटवारी साहब को भी पता नहीं है, विंध्य प्रदेश बोल दिए। क्या प्रदेश का नाम था? सीपी एंड बरार था। इसका राजधानी नागपुर हुआ करता था, ठीक है ना। और 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश बना। कब बना? 1 नवंबर 1956 को मध्य प्रदेश का गठन हुआ। उसके पहले इस प्रदेश का नाम सीपी एंड बरार था, मध्य भारत। तब इसमें कौन कौन से आज का राज्य था बता रहा हूं। ये पूरा मध्य प्रदेश, पूरा छत्तीसगढ़, उड़ीसा का संबलपुर का एरिया, ठीक है। और उधर आदिलाबाद जो आज आंध्र प्रदेश में है, कुछ कर्नाटक का भाग, आज का जो विदर्भ कहा जाता है, महाराष्ट्र, वो सब सीपी एंड बरार में था साथियों। इस तरह वोट डालने वाले का नाम मालूम है? अब क्या मालूम, जो जिस राज्य में रहे, बूढ़ा हो गए, बाल पक गए, ये नहीं जानते, तो अब वोट डालने वाले का नाम तो जानोगे ही नहीं। इस प्रदेश से यानी सीपी एंड बरार से वोट डालने वाले का नाम था पंडित रविशंकर शुक्ल जी। ये बगल का जो उत्तर प्रदेश आज कहते हो, उस उत्तर प्रदेश का क्या नाम था पता है? ये भी पता नहीं, क्योंकि आप जहां पैदा हुए उसको नहीं जाने तो बगल वाले का जानोगे, पड़ोसी को। उसका नाम था संयुक्त प्रांत। क्या नाम था? संयुक्त प्रांत। और वहां से जिसका नाम वोट डालने के लिए प्रतिनिधित्व दिया गया था, उसका नाम था पंडित देवकी नंदन पंत जी, ठीक है। देखिए, इतिहास खोल करके देख लेना, मैं जितना बात कर रहा हूं। अपने घर से मरकाम नहीं बोल रहा है। ठाकुर चैन सिंह मरकाम का क्या हूं मैं? क्या हूं? अरे भाई बताओ यार, कुछ बोल नहीं रहे हो, डर जा रहे हो क्या मरकाम लोगों को? अरे आप लोगों को हम लोग बुलाए हैं भाई बातचीत करने के लिए, सगा लोगों को, ठीक है। सही सही बात बता रहे हैं, समझ रहे हैं ना। तब इस देश में अंतरिम सरकार बनी तो 3 कांग्रेसी चुनाव लड़े। कौन कौन? पंडित जवाहरलाल नेहरू, सरदार वल्लभ भाई पटेल और आचार्य कृपलानी जी। ये 3 प्रधानमंत्री के लिए चुनाव लड़े। क्यों लड़े जानते हो? तुम लोगों को पढ़ाने लिखाने, यानी तुम्हारे पूर्वजों को पढ़ाने लिखाने के लिए, 10 साल में तुमको राजपाट देने के लिए ये लोग चुनाव में खड़े हो गए। अब जब चुनाव में खड़े हो गए, 14 लोग वोट डाल दिए, तब वोट का गिनती हुआ। ऐसी पंडाल लगा हुआ था रामलीला मैदान में दिल्ली के, ठीक है। इसी तरह पंडाल लगा हुआ था। लोग सभी 14 प्रांत के लोग वहां उपस्थित थे, उनके समर्थक लोग उपस्थित रहे। जब वोटों का गिनती हुआ, खुलाआम चुनाव हुआ था, ऐसा नहीं कि जाकर के सब वोट डालो ओधा में, ऐसा कोई सिस्टम नहीं था, ठीक है ना। सब सामने सामने हुआ था, हैं? तो क्या हुआ? जब वोटों का गिनती हुआ तो सबसे ज्यादा वोट किसको मिला? अरे यार, अंबेडकर तो चुनाव में नहीं खड़ा हुआ था, अंबेडकर को कैसे मिल जाएगा? बड़ा गड़बड़ आदमी है यार। तो किसको मिला? कुछ लोग पंडित जवाहरलाल नेहरू को कह रहे हैं। सरदार वल्लभ भाई पटेल को मिला 11 वोट मिला। कितना वोट मिला? 11 वोट मिला। पंडित जवाहरलाल नेहरू को 2 वोट मिला, आचार्य कृपलानी जी को 1 वोट मिला। ऐसा है उसका राइट उत्तर। गलत सलत लिखोगे तो फेल हो जाओगे, परीक्षा में 0 नंबर दिया जाएगा, ठीक है ना। आजकल माइनस मार्क आ गया, ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन
माइनस मार्क, ठीक है, गलत लिखोगे तो और 2 ठो को काट दिया जाएगा, ऐसा है। इसलिए साथियों इस तरह चुनाव हुआ और चुनाव में फिर महात्मा गांधी वहीं बैठे थे, वो खड़ा हो गया। कैसा पहनता था मालूम है उस समय? खादी दी के, माखन दी के, क्या चादर दे दे वाला सिस्टम नहीं था उस समय, धोती वाला नहीं था, ठीक है ना। उस समय कोट पैंट पहनता था, चूंकि वो बैरिस्टर था, लंदन से पढ़ के आया हुआ था, इसलिए वो जैसा वकील लोग पहनते हैं उस वो वाला सूट पहनता था, और उस सूट से ऐसा पॉकेट में हाथ डाला और एक चिट निकाला, सरदार वल्लभ भाई पटेल के तरफ लपक गया और उसको थमा दिया, चिट थमा दिया। और चिट पढ़ने के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल वहीं बैठ गया। क्या किया? बैठ गया। जब बैठ गए तो 11 राज्य के उसके समर्थक हल्ला करने लग गए इधर वाले, ठीक है, कि भाई आराम से कैसे बैठ गया, ये तो परेशानी वाली बात है, कुछ ना कुछ है, गुजराती गड़बड़ कर दिया। बोला क्या? ये गुजराती बनिया कुछ ना कुछ उसको मंत्र मार दिया, यार ये आदमी तो चुपचाप बैठ गया, गड़बड़ हो रहा है यहाँ, है कि नहीं? तब लोग चिल्लाने लग गए, तब फिर गुजराती आदमी महात्मा गांधी खड़े हो गया। क्या किया? खड़े होकर के कहा भाई शांत हो जाओ, शांत हो जाओ। तो उस समय महात्मा गांधी का बहुत मान सम्मान था, वो जो बोलता था लोग फटाक से मान जाते थे, ठीक है ना, क्योंकि बहुत सारे उसके भक्त थे, यानी उसके गुलाम थे लोग। क्या थे? गुलाम थे और गुलामी गिरी करना चाहते थे, इसलिए वो जो बोलता था हाँ में हाँ मिला देते थे लोग, ठीक है ना। इसलिए वो लोग बैठ गए। लेकिन उस सीट में क्या लिखा था? उस सीट में लिखा था कि देश का प्रधानमंत्री तुमको नहीं बनना है, अपना समर्थन जवाहरलाल नेहरू को देना है, ऐसा लिखा था उस सीट में। अगर आप इस देश के प्रधानमंत्री बनते हो तो देश में दंगा फसाद हो जाएगा, मारकाट हो जाएगा, खून खराबा हो जाएगा, इस तरह बात लिखा था उस सीट में। इसलिए सरदार वल्लभ भाई उसको पढ़ के शांत बैठ गया, सोचने विचारने, चूंकि वो भी बैरिस्टर था, वो भी लंदन में पढ़ के आया था, वो भी किसान का लड़का था, वो भी लंदन में पढ़ के आया हुआ था, बहुत विद्वान था, इसलिए उसको देश का लौह पुरुष कहा जाता, चूंकि वो जो हम लोगों का राजपाट को मिलाने में उसी का सबसे बड़ा हाथ था, उसी को ब्रिटिश हुकूमत ने अध्यक्ष बनाया था, राज्यों को शामिल करने के लिए उसी को नेतृत्व में हुआ था साथियों, इसलिए वो भी बहुत विद्वान था। लेकिन चूंकि वो भक्त था, महात्मा गांधी का गुलाम था, इसलिए गड़बड़ हो गया। इस तरह अब महात्मा गांधी जब सबको चुप करा करके बैठाए तो महात्मा गांधी बगैर बात किए, किससे? सरदार वल्लभ भाई पटेल से बात नहीं किया और घोषणा कर दिया कि 6 महीना के लिए समर्थन दे रहा है। कौन? सरदार वल्लभ भाई पटेल से भी कहा कि समर्थन दे रहा हूं, बोल दिया। लेकिन दुनिया पूरा यहाँ देश के लोग देख रहे थे कि कोई समर्थन का बात, दोनों का आपस में बातें नहीं हुआ, लेकिन महात्मा गांधी कहते कि 6 महीना के लिए किसको? पंडित जवाहरलाल नेहरू को प्रधानमंत्री बनाने का समर्थन दे रहा है। ऐसा हो गया तो इसी को मिला करके 2 वोट पंडित जवाहरलाल नेहरू का और 11 वोट सरदार वल्लभ भाई पटेल का, 13 वोट मिला करके क्या बना दिया गया? अंतरिम सरकार का प्रधानमंत्री बना दिया गया। किसको? जवाहरलाल नेहरू को, ठीक है। लेकिन 6 महीना कब पूर्ण होता है जानते हो? 15 अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर और 1 जनवरी, यानी 6 महीना। और जनवरी का महीना कितना का होता है? 31 का होता है। कितना का होता है? 31 का होता है। लेकिन एक दिन पहले महात्मा गांधी को गोली मार दिया गया। मार दिया गया कि नहीं? तो इसमें कुछ शंका लगता है कि आप लोगों को? एक दिन पहले कैसे मर्डर हो गया उसका?
यानी एक दिन बाद 1 फरवरी 1948 को इस देश के प्रधानमंत्री सरदार वल्लभ भाई पटेल को बनना था, लेकिन चूंकि उसका जो गवाही साखी था उसको ही गोली मार दिया गया, तो देश का प्रधानमंत्री पटेल जी नहीं बन पाए और पंडित जवाहरलाल नेहरू के साथ उसे क्या करना पड़ा, गृह मंत्री का पद स्वीकार करके काम चलाना पड़ा। और इस तरह 1950 में इसी दिसंबर महीना में 15 दिसंबर 1950 को सरदार वल्लभ भाई पटेल का इंतकाल हो जाता है और उसका चैप्टर खत्म हो जाता है। लेकिन देश में पहला चुनाव, इस देश में पहला चुनाव कब होता है? मार्च और अप्रैल महीना 1952 में। ठीक है, मार्च और अप्रैल महीना के 1952 में इस देश में पहला चुनाव हुआ और उस चुनाव में कांग्रेस पार्टी पूर्ण बहुमत में आ गए और दोबारा निर्वाचित होकर के इस देश का प्रधानमंत्री कौन बना? फिर से पंडित जवाहरलाल नेहरू इस देश के निर्वाचित प्रधानमंत्री हुए। और तब उसके अध्यक्षता में फिर क्या हुआ? 1953 में राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया कि 14 राज्य से काम चलने वाला नहीं है, राज्यों का विस्तार किया जाना चाहिए। उनको 3 साल का समय दिया गया, 53, 54, 55 यानी 56 में उसको पेश करना था। और इस तरह आयोग ने 1956 में अपना रिपोर्ट सौंपा, तो उस रिपोर्ट में क्या लिखा था? क्या लिखा था? उसमें लिखा था कि बिहारी बोलने वाले को बिहार राज्य दिया जाए।